नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिश्ते और कहानियां में। कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, लेकिन क्या हो जब उसी जन्नत को घर से बेघर कर दिया जाए। आज की हमारी कहानी खून का रिश्ता एक ऐसी ही हकीकत को बयां करती है, जहां एक बहू की जिद और बेटे की बेबसी ने एक माँ को वृद्धाश्रम की चौखट पर ला खड़ा किया। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सास को बहू ने घर से निकाला, उसी के आगे उसे हाथ जोड़ने पड़े? और वो कौन सा राज था जिसने मरे हुए रिश्ते में फिर से जान डाल दी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा और आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भावुक कहानी। सुबह सुबह उठकर कल्याणी जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थीं। वो हर रोज नियम से मंदिर जाया करती थीं। अभी दरवाजा थोड़ा सा खुला ही था कि एक चरमराहट सी हुई और उनकी बहू कविता की आंख खुल गई। झुंझुलाहट भरे स्वर में अपने पति पंकज से कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर आपकी माँ को दिक्कत क्या है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। अब तो मैं उनकी रोज सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूँ। खुद तो सुबह सवेरे नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं और इस चक्कर में मेरी नींद खराब कर देती हैं। एक तो दिन भर सारे घर का काम भी मुझे ही देखना होता है, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं करने देती मुझे। पत्नी की बातें सुनकर पंकज की नींद भी खुल गई। पत्नी को समझाता हुआ बोला, कविता, ये तुम क्या बोलती जा रही हो? ऐसा थोड़े ही है कि घर का सारा बोझ तुम अकेले उठाती हो। झाड़ू पोछा और बर्तनों के लिए तो हमने काम वाली बाई रखी है, और मुझे अच्छे से पता है कि सब्जियां साफ करने और काटने जैसे कुछ काम तो माँ भी कर लिया करती हैं। लेकिन तुम्हें तो सुबह सुबह चिल्लाने की आदत पड़ गई है। पति की बात का कविता ने तुरंत जवाब दिया, अरे झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी घर में ढेर सारा काम होता है पंकज। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2-2 घंटे बिताकर लौटती हैं, तब तक मैं सारे काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती, जब उनकी इस घर में रुचि ही नहीं है तो तुम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? वहाँ उनकी उम्र की सहेलियां भी मिलेंगी और शायद उन्हें वहाँ ज्यादा सुकून मिले। पंकज ने माथा पकड़ लिया। कविता, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मेरी माँ के बारे में इस तरह की बातें मत किया करो। उनकी उम्र हो चली है, और अगर वो थोड़ी देर के लिए मंदिर चली जाती हैं तो इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुमसे बहस करके अपना दिमाग खराब कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हें तो हर सुबह यही तमाशा करना है। अब बस थोड़ी देर चुप रहो और मुझे चैन से सोने दो। पंकज ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा और करवट बदलकर बिस्तर पर लेट गया। कल्याणी जी, जो दरवाजे के पास खड़ी थीं, अपने बेटे और बहू की सारी बातचीत सुन चुकी थीं। उनका दिल भारी हो गया, पर वो ये सब सुनने की आदी हो चुकी थीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कविता का ये रोज का काम है। उसने घर का माहौल ऐसा बना दिया था कि वहाँ कोई भी सुकून से नहीं रह सकता था। इसीलिए अपने मन को थोड़ा शांत करने और कुछ पल सुकून में बिताने के लिए कल्याणी जी हर सुबह मंदिर का रुख करती थीं। वहाँ उन्हें न केवल ईश्वर के सामने शांति मिलती थी, बल्कि घर की तनावपूर्ण हवा से भी थोड़ी राहत मिलती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे पंकज के अलावा उनका था ही कौन? वो उनकी शादी के 10 साल बाद अनगिनत मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद मिला था। मानो ईश्वर की कृपा से उनका जीवन पूर्ण हुआ हो। अगर वो अपने बेटे के साथ न रहती तो भला कहाँ जाती? पंकज भी अपनी माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखता था, उनका ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करता था। पंकज और कविता का एक प्यारा सा बेटा था दीपू, जिसे अपनी दादी का साथ बहुत भाता था। वो अपनी दादी माँ के साथ हंसना, बोलना, उनकी कहानियाँ सुनना और उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद करता था। लेकिन कविता को अपनी सास की मौजूदगी बिल्कुल नहीं सुहाती थी। जब भी कल्याणी जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती, तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वो सहम कर रह जाती। दीपू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी वो उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात कविता को अच्छी नहीं लगती थी। पंकज जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए।
कल्याणी जी हमेशा से ये चाहती थीं कि उनकी बहू कविता पर घर के काम का बोझ यथासंभव कम रहे। जब उनकी तबीयत ठीक रहती तो वो कविता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाती थीं। अगर काम वाली बाई छुट्टी पर होती तो वो बिना किसी आनाकानी के बर्तन धोने से लेकर घर की अन्य जिम्मेदारियां तक संभाल लेती थीं, ताकि कविता को जरा भी परेशानी ना उठानी पड़े। उनकी कोशिश रहती थी कि घर का माहौल सुकून भरा रहे और बहू को कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन कविता के मन में तो जैसे कल्याणी जी को वृद्धाश्रम भेजने का ख्याल सवार हो चुका था। इस बात ने घर में हमेशा तनाव और कलह का माहौल बना रखा था। कविता की ये जिद पंकज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की बात सुनकर आग बबूला हो जाता था और इस मुद्दे पर उसका कविता से बार बार विवाद हो जाया करता था। यही तनाव और झगड़े का सिलसिला उनके बीच का मुख्य कारण बन गया था। इस तरह महीनों और सालों तक ये तनावपूर्ण स्थिति चलती रही, बिना किसी समाधान के। आज कविता के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे तो कल्याणी जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर जोर जोर से खांसती रहीं। उस समय तो कविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब पंकज घर लौटा तो कविता ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वो माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो पंकज पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। पंकज ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ पिताजी की तस्वीर हाथ में लिए बैठी हुई थीं। आंखों में नमी थी और किसी गहन सोच में गुम थीं। पंकज अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज क्लैश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ पंकज। अब मेरे मन में बस एक ही तमन्ना बाकी है, तुम सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, प्यार और शांति के साथ जियो। ये रोज रोज की तकरार और मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। वहाँ शायद मुझे कुछ सुकून मिले और तुम्हारा घर भी शांत रहे। अपनी माँ की ये बात सुनकर पंकज की आंखों में आंसू आ गए और रुआंसे स्वर में बोला, लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे भी रास नहीं आ रहा और मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही हूँ। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले जाना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्धाश्रमों में भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। फिर ऋषिकेश ज्यादा दूर भी नहीं है। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। पंकज अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब पंकज साफ साफ देख पा रहा था। हालात से विवश पंकज चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। नींद तो अब उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। माँ की बातें उसके मन में गूंज रही थीं और वो अनायास ही अतीत की यादों में खो गया। उसका मन उन पुराने दिनों के पन्नों को पलटने लगा जब वो महज 5 साल का था। उस छोटी सी उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और कल्याणी जी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। रिश्तेदारों ने उन पर दूसरी शादी का दबाव डाला, ये कहकर कि इतनी कम उम्र में अकेले जीवन बिताना आसान नहीं होगा। लेकिन कल्याणी जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगी। इसके बजाय उन्होंने अपने इकलौते बेटे पंकज को माँ और पिता दोनों का प्यार देने का प्रण लिया। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन उनके हाथों में जादू था। वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थीं कि हर कोई तारीफ के बिना ना रह पाता। इस हुनर को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और घर से ही टिफिन सर्विस शुरू कर दी।
और ऐसा करते हुए वो पंकज का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थीं। न सुबह देखी न शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। पंकज ने अपनी मां कल्याणी जी के जीवन के संघर्ष को करीब से देखा था। उनकी मेहनत, त्याग और संघर्षों की गहरी छाप पंकज के मन पर थी। यही वजह थी कि वो चाहता था कि उसकी पत्नी कविता नौकरी न करे, बल्कि घर की जिम्मेदारियां संभाले और उसकी मां की देखभाल और सम्मान करे। वो अपनी मां के लिए एक शांत और सम्मानजनक जीवन चाहता था। लेकिन पंकज का ये मात्र भक्ति भरा भाव कविता को बिल्कुल रास नहीं आता था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि पंकज अपनी मां को इतना महत्व देता था। और जो बात कविता को और भी ज्यादा खटकती थी, वो थी उसके बेटे दीपू का अपनी दादी के प्रति अटूट लगाव। दीपू अपनी माँ से कहीं ज्यादा अपनी दादी माँ के साथ समय बिताना पसंद करता था, उनकी बातें सुनता और उनकी गोद में सुकून पाता था। इस सब ने कविता के मन में जलन और चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि कविता का व्यवहार दिन ब दिन और तल्ख होता गया। वो अपनी सास कल्याणी जी पर तीखे तंज कसने लगी थी और अपने कटु शब्दों से उन्हें बार बार आहत करने लगी थी। लेकिन कल्याणी जी सहनशीलता की मूर्ति थीं। परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते कल्याणी जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगीं। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। जिसका नतीजा ये हुआ कि कल्याणी जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गईं। पंकज भी ये बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर पंकज अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दीपू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी। चिल्लाते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख पंकज भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहां से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर पंकज अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। कल्याणी जी के घर से जाने के बाद पंकज और दीपू बहुत ही उदास हो गए, परंतु कविता की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीपू हर रोज स्कूल से आने के बाद गुमसुम सा अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। कविता उसे बहुत मनाती कि वो उसके पास आकर बैठे, परंतु वो बस अपनी दादी के कमरे में अकेले बैठना ही पसंद करता था, मानो वहाँ उसे उनकी मौजूदगी का एहसास होता हो। उधर पंकज भी अपनी माँ की अनुपस्थिति के दुख को भुलाने के लिए खुद को काम में और ज्यादा डुबोने लगा। वो अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि दिन रात का पता ही नहीं चलता था। एक महीना जैसे पलक झपकते बीत गया और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि वो ऋषिकेश जाकर अपनी माँ को वापस घर ले आए, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जिम्मेदारी उसे रोक लेती। इस तरह देखते देखते 3 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक पंकज के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, क्या आप मिस्टर पंकज बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं पंकज बात कर रहा हूँ। मिस्टर पंकज, आपकी माताजी श्रीमती कल्याणी का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुँच जाइए। ये बात सुनते ही पंकज सन रह गया। हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा और पंकज अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया, और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय न निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा? पंकज की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय कविता भी बाजार से वापस लौट आई।
देखा तो पंकज निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। कविता उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? कविता को देखते ही पंकज जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो, क्या हुआ? कविता बोली। तो पंकज भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। ये सुनते ही कविता को झटका लगा। जैसे ही ये बात दीपू के कानों में पड़ी तो वो भी जोर जोर से रोने लगा। कविता पंकज से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। पंकज ने समय व्यर्थ न गवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्धाश्रम से पंकज के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं कल्याणी जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से पंकज बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वो यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वो केवल उसी समय को कोसता जा रहा था जब वो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का संस्कार कर दिया गया और इसकी खबर पंकज को दे दी गई। 2 दिन बाद पंकज अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते कलपते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर पंकज और कविता बहुत दुखी थे। पंकज का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने दीपू को तो झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बनाकर देती वो खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वो गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन पढ़ने को उसका दिल नहीं करता था। जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसे दादी की याद और ज्यादा सताने लगती। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन दीपू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। कविता ने चिंतित होकर उसका माथा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसने जल्दी से थर्मामीटर निकाला और उसका तापमान मापा। जब उसने देखा कि बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया था तो वो स्तब्ध रह गई। घबराहट में उसने तुरंत पंकज को फोन किया और दोनों जल्दबाजी में दीपू को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, कुछ टेस्ट करवाए और आराम करने की सलाह दी, लेकिन बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन रात वो 103-104 डिग्री के आसपास ही बना रहता। दीपू नींद में भी बार बार अपनी दादी माँ को पुकारता रहता, दादी माँ, दादी माँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और तड़प थी। करीब 1 हफ्ते तक दवाइयां लेने के बावजूद जब दीपू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो पंकज और कविता का डर और बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उसे एक मनोचिकित्सक को दिखाया जाए। वहां दीपू की हालत देखकर सबको हैरानी हुई। वो दिन रात बड़बड़ाता रहता, दादी प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, हम फिर से साथ में बैठकर टीवी देखेंगे। तुम मेरे साथ रहोगी ना, कहीं नहीं जाओगी दादी। उसकी आंखों में उदासी और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मनोचिकित्सक ने दीपू का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर गंभीर स्वर में पंकज और कविता से पूछा, बताइए क्या हुआ है? क्या अब दीपू की दादी जी उसके साथ नहीं रहती? मुझे लगता है कि बच्चे के मन पर बहुत गहरा आघात लगा है। पंकज ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई।
और बताया कि जब से दीपू को ये पता चला है कि उसकी दादी हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं और अब उससे मिलने कभी नहीं आ पाएंगी, तब से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और दवाइयां देने के बावजूद किसी भी प्रकार से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में आगे कहा, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन दीपू की इस मनोवैज्ञानिक स्थिति से उभरने का एकमात्र उपाय यही है। आपको किसी ऐसी बुजुर्ग महिला को ढूंढना होगा जो दीपू की दादी की भूमिका निभा सके। उसे आपके घर में कुछ समय के लिए रखना होगा, कम से कम तब तक जब तक दीपू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर की इस सलाह ने पंकज और कविता को आश्चर्य और असमंजस में डाल दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सुझाव उन्हें कुछ अजीब और अव्यवहारिक सा लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे की सेहत और खुशी के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे दीपू के लिए कुछ भी करेंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों से संपर्क करके ऐसी किसी बुजुर्ग महिला की तलाश शुरू की जो दीपू की दादी की तरह उसका साथ दे सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई ऐसी महिला नहीं मिली। हैरान परेशान होकर एक दिन कविता ने पंकज से कहा, हम इतनी कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई उपयुक्त महिला नहीं मिल रही। क्यों न हम किसी वृद्धाश्रम से संपर्क करें, शायद वहाँ से हमें कोई ऐसी बुजुर्ग महिला मिल जाए जो दीपू की दादी की तरह उसका ख्याल रख सके और उसे इस दुख से बाहर निकाल सके। विधि का विधान तो देखिए, जो कविता दीपू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही कविता अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से पंकज ने दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई हैं, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वो अकेली हैं। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ या कोई असुविधा नहीं होगी। वो बहुत ही हंसमुख हैं। पंकज डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही हैं। जब उन्हें अपने सामने देखा तो सोचने लगा कि दीपू कैसे मानेगा कि ये मेरी दादी है, क्योंकि ये वृद्ध औरत तो बहुत मोटी है। इनके सिर के बाल भी छोटे हैं और वो चश्मा लगाती हैं। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद पंकज ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वो बहुत ही पतली थीं और चश्मा नहीं लगाती थीं। पता नहीं दीपू उसे अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें दीपू से मिलवाया। दीपू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गईं? और आप इतनी मोटी कैसे हो गईं? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, दीपू, तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा, खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। ये बात सुनकर दीपू बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, आज मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे और कार्टून देखेंगे। उसकी बात सुनकर कविता मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई। आज बहुत दिनों बाद दीपू के चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गईं और दीपू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन कविता अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन दीपू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वो सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब क्यों नहीं पढ़ाती? क्या अब वो सब कुछ भूल गई है? पंकज ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती हैं। फिर दीपू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है।
पंकज के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता, काश उन्हें भी ऐसी सुकून भरी जिंदगी नसीब हुई होती। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन ग्लानि से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। आज पंकज सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी दीपू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई हैं। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीजें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। पंकज भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही दीपू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। पंकज और कविता गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो दीपू ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वो उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और दीपू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। दीपू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वो कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सिर से खून की धारा बह निकली। कविता और पंकज एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं है। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम का संचालक भी अस्पताल पहुंच गया। पंकज और कविता बेचैन होकर कल्याणी जी के बेड के पास खड़े थे, उनकी हालत को लेकर चिंतित। तभी पंकज ने देखा कि उनके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। अचानक उनकी कमजोर और रुंधे गले से एक आवाज निकली, राजू, राजू। ये सुनकर पंकज के कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। राजू, ये वही नाम था जो बचपन में केवल उनकी माँ उन्हें प्यार से पुकारा करती थीं। पंकज हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ पुकारा करती थीं। वृद्ध आश्रम का संचालक भी ये बात सुनकर अचंभित रह गया, लेकिन थोड़ी देर में ही वो सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। कुछ देर बाद कल्याणी जी को धीरे धीरे होश आने लगा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने आसपास खड़े सभी चेहरों को एक एक करके देखा और तुरंत पहचान लिया। जब उनकी नजर पंकज पर पड़ी तो उनकी आंखें आंसुओं से छलक उठीं, मानो उनमें बरसों का दर्द और प्यार एक साथ उमड़ आया हो। पंकज अपने को और रोक न सका। वो तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो वो इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे दीपू को देखकर पंकज बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक हैं। दीपू ये सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, सॉरी दादी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी चोट लग गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर दीपू अपनी दादी से लिपट गया। कविता भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग पंकज और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। ये जानने के लिए पंकज ने ऋषिकेश के आश्रम में फोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ पर हुई इसकी जानकारी मांगी।
तो संचालक ने जांच पड़ताल के लिए 1 दिन का समय मांगा। अगले दिन वृद्धाश्रम के संचालक ने आकर जो कुछ बताया वो आश्चर्यजनक था। दरअसल आश्रम में कल्याणी नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु कल्याणी कपूर की हुई थी। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि जिस दिन कल्याणी कपूर की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि कल्याणी शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही वृद्धा आश्रम में ठहराया गया। कल्याणी कपूर जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे उनकी अनभिज्ञता के कारण और रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्धा आश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गईं, क्योंकि आंख खुलने के बाद वो हमेशा राधे राधे बोलती रहती थीं। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। पंकज और कविता ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वो माँ जिसका वो अस्थि विसर्जन भी कराए थे उन्हें जीवित मिलेंगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे और उधर कविता ये सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वो बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ाई थी आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया था। पंकज और कविता दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा दीपू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और दीपू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। तो दोस्तों ये थी कहानी खून का रिश्ता। आज इस कहानी ने साबित कर दिया कि दीवारें घर नहीं बनाती बल्कि घर के बुजुर्ग उसे घर बनाते हैं। सुमन ने जिसे बोझ समझा अंत में वही बोझ उसके बुढ़ापे का नहीं बल्कि उसके बेटे की जिंदगी का सहारा बना। ईश्वर हर किसी को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन इस परिवार को वो मौका मिला। हमें ये समझना होगा कि माता पिता हमारे जीवन की वो नींव हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि हर बेटे और बहू को अपने माता पिता को अपने पास ही रखना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। शायद ये कहानी किसी और का घर टूटने से बचा ले। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रिश्ते और कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।